नमस्कार मित्रों। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग आगमन और निगमन विधि। हम लोगों ने जो है हमारा व्याकरण शिक्षण चल रहा है और व्याकरण शिक्षण में हमने दो विधियां पढ़ ली थी। ठीक है। अब तीसरी विधि आती है आगमन निगमन विधि। आगमन निगमन विधि वैसे तो अर्वाचीन विधि है, ये प्राचीन विधि में नहीं आती है। लेकिन आगमन निगमन जब हमने पढ़ी है तो फिर आगमन निगमन के साथ आगमन निगमन एक विधि जो हो दोनों का मिक्स कर दिया गया है। तो इस विधि को भी साथ में पढ़ना बहुत जरूरी था, इस वजह से मैं यहीं पढ़ा रहा हूँ इसको। और मित्रों, रीट के लिए आप निश्चित हो जाइए, रीट का कंप्लीट सिलेबस मैं करवाऊंगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कोई कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। तो ये मेरा वादा है आपसे, बस पढ़ते रहिए। साथियों, चैनल से निश्चित रूप से आप लोग जुड़ जाइए। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारे की सारी पीडीएफ आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप के ऊपर मिलेगी। तो उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ फ्री मटेरियल वाला ऑप्शन है, वहां जाकर के आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं साथियों, आगमन निगमन विधि। पढ़ते हैं आगमन निगमन विधि होती क्या है। देखो, आगमन विधि भी आपने पढ़ ली, निगमन विधि भी आपने पढ़ ली, अब दोनों का मिक्स रूप चलेगा। व्याकरण पढ़ाते समय व्याकरण शिक्षण विधियां चल रही है, आप लोगों को देखा होगा। हम लोगों ने स्टार्ट जो किया था, सारी की सारी बातें मैं आपको कंप्लीट बता दी थी कि व्याकरण शिक्षण विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि सबसे भाषा से संबंधित प्रमुख जो शिक्षण है, व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, रचना शिक्षण, पठन वाचन भाषण शिक्षण, लेखन शिक्षण, कहानी शिक्षण। तो उनमें से सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो है व्याकरण शिक्षण। तो व्याकरण शिक्षण की विधियों में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर सारी की सारी अर्वाचीन और प्राचीन विधियों की। तो उनमें से एक विधि आती है आगमन निगमन विधि। तो व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक उपयुक्त दोनों प्रकार की विधियों का एक साथ प्रयोग करने लगता है, अर्थात पहले उदाहरण प्रस्तुत करके छात्रा की सहायता यानी कि छात्रों की सहायता से किसी नियम की स्थापना करता है। साथियों, पहले वो उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर किसी नियम की स्थापना करता है, या छात्रों की सहायता से नियम की स्थापना करवाता है। तो ये एक तरह से आगमन वाली बात हो जाती है। फिर उसके बाद में नियम पर आधारित अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है, तब वह आगमन निगमन विधि कहलाती है। मतलब एक ही समय पर दोनों चीजें अगर वो प्रोसेस करे, दोनों चीजों को वो यूज में ले, तो वहां पर आगमन निगमन विधि होती है। सबसे पहले उसने क्या किया मेरे मित्रों, सबसे पहले उसने किया है, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया, फिर छात्रों की सहायता से किसी नियम की स्थापना करी, और फिर उसी के बाद जस्ट वहीं उसी समय नियम पर आधारित अनेक उदाहरण उसने प्रस्तुत कर दिए। तो यह विधि हो गई वहां पर आगमन निगमन विधि। समझ गए होंगे साथियों आप लोग। पहले क्या करे, आगमन निगमन विधि में पहले क्या करेगा, आगमन का मतलब ही उदाहरण है, आप तो ये सोच लो, और निगमन का मतलब ही नियम है। तो आगमन निगमन विधि पहले उदाहरण प्रस्तुत करके छात्रों के माध्यम से नियम बनाएगा, फिर नियम, उसके बाद में नियमों के अनुसार ही वो क्या करेगा साथियों, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करेगा नियमों पर आधारित, तो वो हो जाएगी आगमन निगमन विधि। आगे बात करते हैं, इस विधि को व्याकरण शिक्षण की अर्वाचीन यानी कि आधुनिक विधियों में शामिल किया जाता है। साथियों याद रखना, जो आगमन निगमन विधि है ये अर्वाचीन विधि, ये शब्द आता है साथियों वहां पर। आगमन निगमन विधि है वो अर्वाचीन विधि है। अब अर्वाचीन जो विधि है, इसको ही हम लोग, अर्वाचीन मतलब आधुनिक विधि, याद रखना भाई, आधुनिक विधि है। ठीक है। आगे बात करेंगे, सभी भाषाओं मतलब जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, अंग्रेजी हो गई इत्यादि में, एवं स्तरों यानी कि जैसे प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए यही विधि सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। साथियों, हर प्रकार के स्तर के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी विधि मानी जाती है, आगमन निगमन विधि। कौन सी विधि मानी जाती है, आगमन निगमन आगमन निगमन विधि मानी जाती है। तो ठीक है, व्याकरण शिक्षण के लिए सभी स्तरों के लिए
कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? सभी लैंग्वेज के लिए आगमन निगमन विधि। चलिए, जिस प्रकार से अब आपके पास अगर वहां पर क्वेश्चन पूछा जाए तो डाउट में होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाए व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको बताना है आगमन निगमन विधि। अगर उसने आगमन भी दिया है, निगमन भी, सूत्र विधि भी दिया है और आगमन निगमन विधि भी दिया है, तो आपको आंसर लगाना है आगमन निगमन विधि। जिस तरह से फिर दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आगमन निगमन सूत्र विधि पाठ्य पुस्तक विधि। अब यहाँ पर आगमन निगमन नहीं दिया ना, तो फिर आपको आगमन विधि लगाना है। मैंने दोनों तरह से आपकी सारी क्लियरिटी कर दी है। अगर उसने क्वेश्चन में दिया आगमन निगमन विधि, आगमन विधि भी दी है, निगमन विधि भी दिया, आगमन निगमन विधि भी दी है, सूत्र विधि भी दी है, तो आपको आगमन निगमन विधि लगाना है। फिर अगर वही क्वेश्चन पूछता है उसमें आगमन निगमन विधि नहीं दे करके वो आगमन विधि निगमन विधि सूत्र विधि पाठ्य पुस्तक विधि देता है, तो फिर आपको आगमन विधि लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए, अब वापिस आ जाइए अपने उसी ढर्रे पर। चौथे नंबर की विधि आती है सूत्र या कंठस्थीकरण विधि। कौन सी विधि है? सूत्र या कंठस्थीकरण विधि। साथियों, आप जब देख रहे हो तो ये सारी की सारी जो विधियां व्याकरण शिक्षण के लिए हम लोग कौन सी विधियां पढ़ रहे हैं? व्याकरण शिक्षण के लिए प्राचीन विधियां पढ़ रहे हैं साथियों। तो प्राचीन विधियों में वो एक विधि जो आगमन निगमन विधि है, वो इसलिए मैंने वहां पर ले ली थी क्योंकि वो वैसे भी एक आधुनिक अर्वाचीन विधि है, लेकिन वो आगमन निगमन पढ़ी ना, तो मैंने वही ले ली थी। ठीक है, वापस से हम लोग प्राचीन विधियों पर आ जाते हैं व्याकरण शिक्षण के लिए। वो है सूत्र या कंठस्थीकरण विधि। अब सूत्र या कंठस्थीकरण विधि, ये विधि निगमन विधि का ही एक क्या है, व्यापक रूप है साथियों। सूत्र या कंठस्थीकरण विधि निगमन विधि विधि का ही एक बड़ा रूप है, ये मान के चलिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। इस विधि के अंतर्गत संपूर्ण व्याकरण को छोटे छोटे नियमों में बांध दिया जाता है। संपूर्ण व्याकरण को, सूत्र या कंठस्थीकरण विधि जो है, संपूर्ण व्याकरण को जो है छोटे छोटे नियमों में क्या कर दिया जाता है मेरे साथियों, बांध दिया जाता है। आगे बात करेंगे। ये सूत्र जो है छात्रों को कंठस्थ करवा दिए जाते हैं, यानी कि रटवा दिए जाते हैं, जिसके कारण ये सूत्र विधि कहलाती है। छात्रों को पहले सूत्रों को रटवा दिया जाता है या छात्रों को कंठस्थ करवा दिया जाता है, तो इसलिए सूत्रों को कंठस्थ करवाना ही सूत्र कंठस्थीकरण विधि कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी, जिसे हम लोग सूत्र विधि भी कहते हैं या कंठस्थीकरण विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सूत्रों को जो है छात्रों को कंठस्थ करवाया जाता है, इसलिए इसको सूत्र विधि या कंठस्थीकरण विधि कहते हैं। बस समझ में आ गई बात। आगे देखिए, ये विधि संस्कृत व्याकरण शिक्षण में अधिक काम में ली जाती है। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की ये सर्व प्राचीन विधि मानी जाती है। जो सूत्र या कंठस्थीकरण विधि है वो संस्कृत व्याकरण में सबसे ज्यादा काम में ली जाती है साथियों। आगे बात कीजिएगा। संस्कृत व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने इस विधि को सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। जो कंठस्थ या सूत्रीकरण विधि है उसको जो है संस्कृत में सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है, और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जो है वो है महर्षि पाणिनि। याद रखना साथियों, कौन है? महर्षि पाणिनि। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी रचना के कारण व्याकरण के लगभग 4000 सूत्रों का संकलन किया गया। इस विधि में छात्र केवल सूत्रों को रटकर व्याकरण का सिद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। आगे है, बात करेंगे रटने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण ये व्याकरण शिक्षण की अवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। रटने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण ये व्याकरण शिक्षण की क्या मानी जाती है? अब इसमें रटने की बात ज्यादा आ रही है, जहां रटने की बात आ जाती है वह अवैज्ञानिक विधि है। बस आप तो ये सोच लो। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है साथियों, इसको याद रख लेना भैया। ये क्वेश्चन कितनी ही बार पूछा गया है, हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो संस्कृत की विधियां हो चाहे हिंदी की विधियां हो, आपको ये बात याद रखनी ही है। इस विधि को घटे समुद्र पूर्णम, घटे समुद्र पूर्णम, घड़े में समुद्र भर देना, घटे समुद्र पूर्णम, किस विधि के नाम से भी पुकारा जाता है? घटे समुद्र पूर्णम नाम से किस विधि को जाना जाता है? सूत्र एवं कंठस्थीकरण विधि को। सूत्र एवं कंठस्थीकरण विधि को घटे समुद्र पूर्णम, घड़े में समुद्र भर देना नाम से भी पुकारा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसका एक दूसरा नाम, क्योंकि इसमें छोटे छोटे सूत्रों में ही गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है। तो ये भी बात याद रखना, गागर में सागर भरने का प्रयास कौन सी विधि के माध्यम से किया जाता है? सूत्र या कंठस्थीकरण विधि के माध्यम से किया जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों,
निगमन विधि का ही एक व्यापक रूप होने के कारण इस विधि को निगमन विधि की विशेषताएं या शिक्षण सूत्र, गुण, लाभ, दोष या कमियां इत्यादि इसमें लागू हो जाती है। साथियों याद रख लेना, ये निगमन विधि का एक व्यापक रूप है। तो जो निगमन विधि में मैंने पहले आपको जो शिक्षण सूत्र बताए थे, गुण बताए थे, लाभ, दोष, कमियां, जितनी भी मैंने पहले आपको निगमन विधि पढ़ाई थी, जो बताई थी, वो सारी की सारी इसमें लागू हो जाती है। दोबारा पढ़ने की उनको आवश्यकता नहीं है, बार बार उनको पढ़ना भी सही नहीं है। चलिए सूत्र यहां पर आता है साथियों। एक सूत्र है, अल्प अक्षरम असिंदगंधम सारवद विश्वत मुखम अस्तोभम अनवध्यम। ये एक सूत्र लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है इसमें अल्प अक्षरम असिंद गंधम सारवदम सारवद विश्वत मुखम, फिर लिखा हुआ है विश्वत मुखम अस्तोभम अनवध्यम सूत्रम सूत्रम विदो विदो। इसका मतलब क्या है? अर्थात एक सूत्र में प्रमुखतः निम्नलिखित 6 लक्षण पाए गए हैं। अब इसमें 6 लक्षण कौन कौन से पाए गए? अल्प अक्षरम, छोटे छोटे अक्षरों का समूह या अल्प अक्षरों वाला होता है। साथियों ये जो विधि होती है, इसमें छोटे छोटे अक्षरों का क्या होता है? अल्प अक्षरम। 6 लक्षण है इस विधि के। कितने लक्षण है? 6 लक्षण है। ठीक है, एक सूत्र में प्रमुख निम्नलिखित 6 लक्षण पाए जाते हैं। एक जो सूत्र होता है ना, उसके कितने लक्षण होते हैं? 6 लक्षण होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए सूत्र के कितने लक्षण होते हैं, तो 6 लक्षण होते हैं। उस सूत्र में जो 6 लक्षण हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो अल्प अक्षरम होता है। अल्प अक्षरम का मतलब होता है छोटे छोटे अक्षरों का उसमें समूह होता है। असिंद गंधम, असिंद गंधम का मतलब होता है वो एक संदेह से रहित होता है। सारवद, एक सार पूर्ण होता है। निष्कर्ष रूप अर्थ का प्रकाशन उसमें होता है। फिर है विश्वत मुखम। विश्वत मुखम का मतलब है अनुवृत्ति, उत्कर्ष या सदा सदा से चला वो आ रहा है। विश्वत मुखम यानी कि सदा से चला। अस्तभम, अस्तुभम का मतलब अवरोध या बाधा से वो रहित होता है। अनवदम यानी कि दोषों से रहित या निंदा से वो रहित होता है। सूत्र की बात की जा रही है, 6 लक्षण होते हैं सूत्र के। अब साथियों सूत्र के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के भेद हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षट विधि सूत्र लक्षणम। तो साथियों यहाँ पर सूत्र के जो भेद बताए गए हैं वो 6 प्रकार के भेद बताए गए हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। मेरे साथियों एक भी बात नहीं छूटेगी। हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए ये विधियां काम आएगी। एक तीर में 2 निशाने आप लोग लगा रहे हो, तो ढंग से याद कर लेना। हिंदी और संस्कृत के आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रीट के लिए, शिक्षण विद्या जो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो एक साथ एक तीर में 2 निशाने लगाने वाली बात है, तो जो जबरदस्त है साथियों, आप पढ़ लेना। सूत्र के भेद 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षट विधम सूत्र लक्षणम। यानी कि संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र। ठीक है, आगे पढ़िएगा। अब कंठस्थीकरण यानी कि सूत्र एवं कंठस्थीकरण विधि की उपयोगिता क्या है? अब इसको क्यों पढ़ें या इसके अनुसार क्यों पढ़ें, तो इसकी उपयोगिता क्या है, तो पढ़िएगा। सूत्र विधि या कंठस्थीकरण विधि व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। बहुत तगड़ी बात है, याद रखना। सूत्र विधि या कंठस्थीकरण विधि कौन सी है? व्याकरण शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। सबसे प्राचीनतम विधि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है सूत्र या कंठस्थीकरण विधि। परंतु वर्तमान परिस्थिति में भी यह विधि सफल हो सकती है। मनोवैज्ञानिक भी यह स्वीकार करते हैं कि विषय पर पूर्ण अधिकार स्मृति या स्मरण से ही प्राप्त होता है। निम्न श्लोक से यह कथन पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। तो यह श्लोक यहां दिया गया है। पुस्तकस्तु या विद्या प्रहस्तगतम धनम कार्य काले सम उत्पने न सा विद्या न तद्धनम। तो याद रखना साथियों, मनोवैज्ञानिक इस कथन को स्वीकार करते हैं कि किसी भी विषय को समझने के लिए यदि स्मरण किया जाता है तो कोई हानि नहीं होती है। विषय पर अधिकार स्मरण से ही होता है। तो इसलिए याद रखना, कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हो
तो पढ़ने के बाद में उस विषय को अगर आपने समझा, सोचा, बैठ करके उसको स्मरण किया, रिकॉल किया, तो वो विषय पर अधिकार हो जाएगा, आपको उस विषय में रुचि बढ़ेगी, आपको वो विषय याद हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज याद करने के लिए भी बहुत ट्रिक वाली बात करती है। पुस्तकस्तातु या विद्या प्रहस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। तो साथियों बहुत तगड़ी बात है कि वो अधिकार स्मरण में होता है। आगे बात करेंगे मित्रों, समझिएगा। वर्तमान काल में सभी भाषाओं में किसी भी विषय पर चर्चा, परिचर्चा करने या वाद विवाद करने में कंठस्थीकरण का महत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वर्तमान काल में सभी भाषाओं में किसी भी विषय पर चर्चा करना, परिचर्चा करना, वाद विवाद करना, तो यहाँ कंठस्थीकरण का महत्व बहुत तगड़ा दिखाई देता है साथियों। ये आपको ध्यान ही रख लेना है। तो रख लोगे भाई साथियों, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत है क्या, बताओ? कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो साथियों, फिर यहां पर आगे बात की जाती है प्रोफेसर आमटे मोदे के द्वारा। प्रोफेसर आमटे जो मोदे कहते हैं, ने भी कहा है कि मैं बैंक में सुरक्षिता राशि पर विश्वास नहीं करता हूं। मैं बैंक में सुरक्षिता राशि पर विश्वास नहीं करता हूं, ऐसा प्रोफेसर आमटे मोदे भी कहते हैं। और ये हम लोग किस कंठस्थीकरण विधि की बात कर रहे हैं, इसकी उपयोगिता की बात कर रहे हैं कि मैं बैंक में सुरक्षित राशि पर विश्वास नहीं करता। क्या कहते हैं वो? बैंक में सुरक्षित मैं बैंक में सुरक्षित राशि पर विश्वास नहीं करता हूं, अपितु प्रत्यक्ष धन पर ही विश्वास करता हूं, जो किसी भी समय पर प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने क्या कहा साथियों? बिल्कुल सत्य बात कही है। उन्होंने कहा है मैं बैंक में सुरक्षित राशि पर विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं प्रत्यक्ष धन पर, जो किसी भी समय पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार इन्होंने ये बात, बहुत तगड़ी बात कही है साथियों, बहुत खतरनाक बात है, मेरे को बहुत अच्छी बात लगी है ये, कि इस प्रकार कंटस्थ की गई विषय वस्तु ही प्रत्यक्ष कार्य कर सकती है। तो आमटे मोदी की बात आप याद रखना साथियों। ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है कि मैं बैंक में सुरक्षित राशि पर विश्वास नहीं करता हूं, अपितु प्रत्यक्ष धन पर ही विश्वास करता हूं। ये किसकी बात है? प्रोफेसर आमटे मोदी की बात है। किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकता है, इस प्रकार कंटस्थ की गई विषय वस्तु को प्रत्यक्ष कार्य कर सकती है। अब अगली विधि आती है साथियों, पारायण विधि। 5वें नंबर की विधि आती है प्राचीन विधियों में पारायण विधि। पारायण विधि क्या है? ये विधि भी सूत्र विधि या कंठस्थीकरण विधि का ही एक व्यापक रूप माना जाता है। पारायण करना यानी कि उसको बार बार दोहराने वाली बात हो रही है, और क्या है? ठीक है। तो यह विधि भी सूत्र विधि और कंठस्थीकरण विधि का एक व्यापक रूप माना जाता है साथियों। तो देखिएगा, वैदिक मंत्रों में, लौकिक श्लोकों में व्याकरण सूत्रों का बार बार दोहराव करना ही पारायण कहलाता है। पहले बात तो ये याद रखना है कि पारायण होता क्या है। वैदिक मंत्र हुए, लौकिक श्लोक हुए, व्याकरण हुए, सूत्र हुए, इनको बार बार दोहराने वाली बात जहां पर भी आती है, तो वो पारायण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे साथियों? वो पारायण कहलाता है। तो हो जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है इसमें, कोई परेशानी है क्या, बताओ? नहीं है ना मेरे हिसाब से। तो आगे बात करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ मेरे साथियों, देखो, कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई बालक व्याकरण सूत्रों का बार बार दोहराव करके उन्हें सीखने का प्रयास करता है, तब वह व्याकरण शिक्षण की पारायण विधि कहलाती है। बिल्कुल 100% बात सही है कि जब बालक व्याकरण सूत्रों का बार बार दोहराव करता है, उन्हें सीखने का प्रयास करता है, तो वह व्याकरण शिक्षण की एक पारायण विधि कहलाती है। आगे बात करेंगे। इस विधि के अनुसार पारायण करने वाले बालक को पारायणिक, यानी कि जो बालक उनको सीख रहा है, उनका दोहराव कर रहा है, तो जो काम कर रहा है उस पारायण करने वाले बालक को क्या कहा जाता है? पारायणिक कहा जाता है। ये भी आपको नाम याद रखना है, उसको क्या कहा जाता है? पारायणिक कहा जाता है। पारायण प्रमुखतः 3 प्रकार से किया जाता है। अब पारायण प्रमुखतः 3 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से प्रकार से? पंचक अध्ययन, याद रखना मेरे साथियों, पंचक अध्ययन,
अब पंचक अध्ययन से पारायण करना, पंचक अध्ययन मतलब एक ही मंत्र या श्लोक या सूत्र पाठ को 5 बार पढ़ना। पंचक अध्ययन का मतलब एक ही मंत्र श्लोक सूत्र पाठ को 5 बार पढ़ोगे आप, तो वो पंचक अध्ययन हो जाएगा। अब पंचक अध्ययन में भी साथियों क्या होता है, एक होता है पंचवार अध्ययन। पंचवार अध्ययन में क्या होता है, कोई श्लोक है, मंत्र है, सूत्र है, पाठ है, में आए हुए प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ना। पंचवार मतलब प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ना। देखो समझने की कोशिश करना है इसको, ये बहुत तगड़ी बात है। पारायण प्रमुख तो 3 प्रकार का होता है। जो पारायण करता है यानी कि जो दोहराव करता है, बार बार पढ़ता है, उसको पारायणिक कहते हैं। और पारायण 3 प्रकार का होता है। एक होता है पंचक अध्ययन। पंचक अध्ययन का मतलब होता है एक मंत्र सूत्र श्लोक एक पाठ को 5 बार पढ़ना। दूसरा है पंचवार अध्ययन। पंचवार अध्ययन का मतलब होता है किसी श्लोक मंत्र सूत्र पाठ में आए हुए शब्दों, प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ना। और पंच रूप अध्ययन, एक ही श्लोक मंत्र सूत्र पाठ को 5 तरह से पढ़ना। बात समझ में आ गई। पंचक अध्ययन का मतलब होता है एक श्लोक को एक पाठ को 5 बार पढ़ना। पंचवार अध्ययन का मतलब होता है उस श्लोक पाठ में जो जितने भी शब्द हैं, एक शब्द को 5 बार पढ़ना। पंचरूप अध्ययन का मतलब होता है 5 तरह से पढ़ना। पंचरूप मतलब 5 तरह से पढ़ना। आगे बात समझ में, चलिए आगे समझते हैं। इस प्रकार से पंचक के स्थान पर सप्तक अष्टक नवम इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि से शिक्षण के उपरांत बालकों को शुद्ध उच्चारण की परीक्षा भी ली जाती है। आगे है, परीक्षा में उच्चारण के दौरान अशुद्धि त्रुटि करने वाले बालकों को निम्न अनुसार अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जब परीक्षा में उच्चारण के दौरान कोई भी बालक अशुद्धि करता है, त्रुटि करता है, तो उन बालक को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक बार एक अशुद्धि करने वाला बालक को एकायनिक कहते हैं। 2 अशुद्धि करने वाले बालक को दैनिक कहते हैं। 3 अशुद्धि करने वाले बालक को त्रैनिक कहते हैं साथियों। तो ये भी आप याद कर लेना। एक बार अशुद्धि करेगा, एक अशुद्धि करेगा तो एकायनिक, 2 अशुद्धि करेगा तो दैनिक, 3 अशुद्धि करेगा तो त्रैनिक, इस ऐसा भी इसमें कहा जाता है। थोड़े इन शब्दों का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, बहुत अच्छे शब्द हैं। आगे, शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग भी पाणिनि काल से ही शुरू हो गया था। इस विधि के अनुसार पारायणिक छात्रों को अनेक नियमों का पालन करना आवश्यकता है। जो छात्र होते हैं उनको पारायणिक कहा जाता है, उनको अनेक नियमों का पालन करना होता है। छात्र अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार केवल जल दही या फलों का सेवन करके ही पारायण करते हैं साथियों। गुरुकुलों में चलने वाली विधियां हैं और क्या है। इस प्रकार छंदों श्लोकों मंत्रों के कंठस्थीकरण में जो कठिन परिश्रम किया जाता था, उसी के परिणाम स्वरूप वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद इत्यादि ग्रंथ आज हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। इस विधि के प्रयोग से भी बालकों में केवल रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अतः ये विधि वर्तमान में व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें भी रटने वाली बात आती है, इसलिए इस विधि को भी व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि मानना सही नहीं है। इसको भी अवैज्ञानिक विधि ही इन्होंने माना है साथियों। तो मित्रों, अब अगली क्लास में बात करेंगे भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि के साथ। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साथियों, आपको सबको पता है व्याकरण शिक्षण की विधियां। ठीक है, तो अब अगली क्लास में बात आएगी भाषा संसर्ग या अव्याकृत विधि। तो कैसा लगा आप लोगों को साथियों ये वीडियो, ये सेशन। और आप निश्चित रहिएगा, इन सभी के पीडीएफ आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहली बार अगर वीडियो आप देखते हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कहीं से भी कोई भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे बाहर कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। हिंदी की शिक्षण विधियां हो या फिर संस्कृत की शिक्षण विधियां हो, दोनों ही शिक्षण विधियां एक साथ में आप लोगों को करवा रहा हूं साथियों। तो एक तीर से दो निशाने हम लोग लगा रहे हैं, तो बढ़िया से मजा आप लोगों को आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। मेरे साथ पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, उतारते जाइए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना साथियों, ठीक है। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कोटा ऑनलाइन क्लासेस इसी तरह से आपकी सेवा में तत्पर रहने वाला क्लासेज है और हमेशा रहेगा साथियों। शिक्षा का जो व्यापार है उसे बंद करना है साथियों, आप निश्चित रूप से पढ़ते रहिएगा।
थैंक यू मित्रों, धन्यवाद आप सभी का। और आगे इसी तरह से अगले वीडियो का इंतजार जरूर आपको करना है, और अगला वीडियो जल्दी से जल्दी वो आता रहता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रीट के लिए कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।